जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा कालअदम करार दी गई। ये फैसला 50 साल बाद आया है जब भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई। नवाज शरीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो में क्या कहते थे उनके बारे में? जो सियासत होती है ना, इसके सीने में दिल नहीं होता, कोई जज्बात नहीं होते, ये मफादात के ऊपर चलती है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम, कोई कानून, को कुछ नहीं है। जो फैसला इन्होंने उस टाइम सुनाया वो फैसला इनके चेहरे पर स्याह धब्बा है। जिन्होंने फांसी दिलवाई या जिन लोगों ने फांसी में अहम किरदार अदा किया, क्या किसी को सजा हुई? अब ये दोनों जुड़ के बैठे हुए हैं अपने मफादात के लिए, अपनी सियासत के लिए, इस मुल्क और कौम के लिए नहीं बैठे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भुट्टो के हवाले से एक फ़ैसला आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा कालअदम करार दी गई। ये फ़ैसला 50 साल बाद आया है जब भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई। अच्छा, ये एक थोड़ा सा तारीख़ी तनाज़ुर में हम देखेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उनके जो औलाद है और नवाज़ शरीफ जो जनरल ज़िया के आमी रहे, ज़ियाउल हक में बड़ी बातें करते रहे, ये आज आपस में बैठे हैं। नवाज़ शरीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो में क्या कहते थे उनके बारे में कि ये जाली शहीद है और असल शहीद जनरल ज़िया है और उसके दर्जात बहुत बुलंद हैं। आज वही नवाज़ शरीफ भुट्टो के नवासे बिलावल के साथ बैठे हैं, उसके दामाद आसिफ अली ज़रदारी के साथ बैठे हैं और बिलावल भुट्टो की माँ की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकेंगी। असल गाय साहब, तारीख़ी तनाज़ुर में क्या समझते हैं, अदलिया का इंसाफ क्या कहेंगे? पहले तो मैं कहूँगा कि जो सियासत होती है ना, इसके सीने में दिल नहीं होता, कोई जज्बात नहीं होते, ये मफादात के ऊपर चलती है और ये नस्लों तक चलती है। आपने देख लिया है कि वो साथ ही बैठे हुए हैं और जिन्होंने कहा था वो जो रूहानी बेटे थे भुट्टो के या उसके ज़िया के, इनका देख लें आप जिस तरह गठजोड़ बना हुआ है। और दूसरा ये देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम, कोई कानून, को कुछ नहीं है। आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उसका मुल्क और कौम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मुझे बताएं, इस फैसले ने पाकिस्तान का कोई इज़्ज़त, को मुकाम बढ़ाया है या कम किया है? जस्ट एक पार्टी को या उसके वर्कर्स को आपने ये फैसला सुनाकर अपनी एक इज़्ज़त बहाल करने की कोशिश की है, वो नहीं हो सकती। देखें, जो फैसला इन्होंने उस टाइम सुनाया वो फैसला इनके चेहरे पर स्याह धब्बा है। वो स्याह धब्बा अदलिया के या सुप्रीम कोर्ट के मुंह से कभी नहीं धुल सकता और ये क़यामत तक रहेगा। अब ये हुआ है कि आपने गोंगलों से, पंजाबी मिसाल है, मिट्टी झाड़ी है। अब वो मिट्टी झाड़ कर आप कुछ कह भी सकते हैं। अगर आपने कहा जी वो फैसला गलत था, तो आप सज़ा किसको देंगे? क्या देखें, हमेशा मैंने देखा है अमूमन आपके साथ कुछ जुर्म होता है, कुछ ज़्यादती होती है। अभी भी लाहौर के अंदर नस्लों के अंदर वो जो केसेस होते हैं, लड़ाई झगड़े, वो जाते हैं, वो कत्ल का बदला कत्ल बच्चों से लेते जाते हैं। तो अब ये क्या करेंगे? मुझे बताएं, जिन्होंने फांसी दिलवाई या जिन लोगों ने फांसी में अहम किरदार अदा किया, क्या किसी को सजा हुई? मुझे याद है बनू मैया ने, जब बनू बास ने उस पर कब्जा किया बनू मैया के, तो लाशें निकाल कर लटकाई। तो भाई, जब कुछ अब उस केस के ऊपर कोई किसी का गुस्सा कम करना है या उसका बताना है कि हमने ये फैसला सही किया है, तो उसके असरात भी आने चाहिए, उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। बिल्कुल, रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, आज दोनों औलादें साथ बैठी हैं, क्या लगता है कि ये डिलीवर कर पाएगी गवर्नमेंट? ये दोनों आज मिल तो बैठ के इकट्ठे गए हैं और सुनने में आया कि आसिफ अली ज़रदारी को मिसाक जमहूरियत, मिसाक सियासत लेके इमरान खान को, जमात इस्लामी को, तरीक़ बैक को, मौलाना फजल रहमान को, सबको एक टेबल पर बिठाना चाहते हैं। देखो, अभी चीज़ थोड़ी सी पीछे चले जाओ। हमने देखा है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग, दो ऐसी पार्टियां थी जो दिंगा मुश्ती करती नहीं, एक दूसरे के ऊपर जब इनका टाइम आता था लान तान करते थे, सड़कों पर घसीटने की बात करते थे। जब मफादात की बात आती थी, इक़्तिदार की बात आती थी, तो फिर मिल बांट के खाते थे, एक बारी तुम्हारी एक बारी मेरी। फिर आपने देखा मुशर्रफ साहब आ गए दरमियान में और मुशर्रफ साहब के साथ डील बेज़िंदगी की, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे भी ना आना चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान में एस्टेब्लिशमेंट आती थी, लेकिन बाद में निकल जाती थी। पहली दफ़ा तीसरी पार्टी आई, PTI, और वो पार्टी ने 2.5-3 साल में जो कारकर्दगी दिखाई, लोगों ने फिर उसका मुवाजना करना शुरू कर दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये दो पार्टियां हमारे साथ तो खेलती रही हैं। और फिर जब रजीम चेंज के बाद PDM की गवर्नमेंट आई तो हर चीज़ वाज़ेह हो गई। फिर आवाम को इतना शऊर आया, फिर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इसके अंदर इनके तमाम किरदार वाज़ेह हुए और फिर एक एक चेहरा यहाँ हुआ। और फिर जो इनकी कारकर्दगी थी, महंगाई, करप्शन, लूटमार, वो इसने आवाम को इतना मुतरफ़र किया कि इन दो पार्टियों का जो मुस्तकबिल था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब ये दोनों जुड़ के बैठे हुए हैं अपने मफादात के लिए, अपनी सियासत के लिए, इस मुल्क और कौम के लिए नहीं बैठे हुए। अच्छा, वैसे दोनों बैठ गए हैं, लंबे अरसे तक चलते दिखाई नहीं देती। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ एक नई पार्टी आई,
तरीके बैक भी तो एक नई पार्टी आई है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसका मतलब है तरीके इंसाफ नई पार्टी आई तो दोनों पार्टियों ने तस्लीम नहीं किया, तरीके लबैक नहीं आई तो तरीके इंसाफ ने भी उसको नई पार्टी को तस्लीम नहीं किया, तरीके इंसाफ भी उन्हीं दोनों पार्टियों के साथ खड़ी हो गई। हाँ, ये मैंने कभी भी चीज़ को अगर देखा जाए तो डिनाई नहीं किया कि वक्ती तौर पर जो भी स्टेटस को की पार्टियां होती हैं वो किसी नए बंदे को या किसी नई पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो सिस्टम के साथ जुड़ी होती हैं, बेनिफिशरी होती हैं। एक चीज़ वाज़ेह है, जमात इस्लामी बहुत पुरानी जमात है, लेकिन वो चूँकि इस्लाम के नाम से आई हुई है उसको वो जगह कभी नहीं मिली और उस तरह वोट भी नहीं मिला, या शायद उनकी पॉलिसी उस तरह नहीं जिससे लोग इतलाफ करते हैं, हम भी करते हैं। एक पार्टी वाहिद थी, मुझे ये यकीन था इससे पहले जब दो पार्टियां थी, मुझे पता धरना दिया TLP ने, PTI ने, पैट ने, और ये पार्टियां ऐसी थी जिनका कहीं ना कहीं इत्तेहाद हो सकता था। हुआ क्या कि मुझे याद है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, आप उसको जानते होंगे, आज भी आप मीडिया के ऊपर दोस्त उसका नाम अच्छी तरीके से जानते हैं, वो APML में होते थे, ठीक है। अब वो जब कोशिश हुई थोड़ी सी कि यार ये पार्टी ऐसी है जिसके साथ जो पहले स्टेटस को की पार्टी नहीं, नई पार्टी है, अवाम में स्ट्रीट में इनकी अच्छी एक इनका वोट बैंक भी है और तीसरे नंबर पे आई थी पिछले इलेक्शन में। तो किसी ने कहा कि ये ऐसी पार्टी जो PTA के साथ जुड़ सकती है, TLP। तो फिर क्या हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट से लेकर कुछ और पार्टियों ने ये ऐसा कुछ सिस्टम बनाया, कुछ साजिश की जिसकी बुनियाद के ऊपर मुझे यहाँ तक लगता है कोई आलमी ताकत भी इसमें शरीक थी कि ये पार्टी कल को कहीं ना कहीं PTA के साथ जुड़ सकती है। फिर उस पार्टी के साथ एक क्रैकडाउन भी किया और एहतजाज के ऊपर, लेकिन उससे पहले तरीके इंसाफ उनके साथ ये सब कुछ कर चुके। मैं वही कह रहा हूँ, PTA ने किया, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम किए कि नून लीग ने सानिया माल्टाउन किया और PTI ने सानिया जो था वो TLP फैजाबाद यतीम खाना चौक, हाँ, और उसके ऊपर लाशें करें, यादगार के ऊपर भी ऐसा हुआ, ऐसा ही है। लेकिन वो उसके अंदर जो फोर्स यूज की गई थी वो पुलिस फोर्स थी, और पुलिस फोर्स आज आपको पता चल गया है, रजीम चेंज के बाद भी आपको पता चल गया और निगरान सेटअप में पता चल गया कि पुलिस फोर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है और कौन किस तरह उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो आप कौन इस्तेमाल कर रहा है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट कौन है? एस्टेब्लिशमेंट वही होती है जो वन मैन रूल होता है, वो फैसला करता है। आसम मुनीर का नाम, राहिल शरीफ से लेकर आसम बाजवा से, मेरी बात सुने, ये देखो आप नाम ना किसी का लें, आप देख लें क्या लें, आप वाजे कर देना, एस्टेब्लिशमेंट एक ही आदमी होता है और वो फैसले वो करता है, वो जब चेंज आता है उस इदारे की पॉलिसी बदल जाती है। और इस वक्त नहीं, ये बात नहीं, आप वाजे करें नाम हमारे इतना तो हमारे बात का है। मैं कहता हूँ कि काम नहीं है सियासत में, सबका ये इन्होंने वाज़े तौर पे नहीं, आप ऐसे में ये कहा नहीं, मैं अपने व्लॉग में ये नहीं करने दूंगा, वाज़े बात करनी, दो टोक बात करनी है, मैं बार-बार कह रहा हूं कि मौजूदा और जान रब को देनी है, बात वाज़े करनी है। मैंने वाज़ा क्या किया, बाय नेम करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा हमारे यहाँ ओहदे चलते हैं तो कहे ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आसम मुनीर मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही, मैं ये कह रहा हूँ कौन है यार, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट है, इस टाइम काजी फायजी साहब, आपकी हुकूमत और आपकी अदारों के आला सरबराहान, ये सारे मिलकर एक एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है, फैसले ये कर रहे हैं, अवाम के फैसलों को तो उन्हें जूते की नोक पर रखा है, आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। और उस वक्त भी फैसला जो था सिर्फ इसलिए कि इनके अंदर जो मारताड़ कर दी जाए, इनके कारकुनों को इतना ज़्यादा इनके ऊपर तशद्दुद किया जाए कि कल को ये कहीं मिलकर बैठ ही ना सकें। तो अब भी तो जब मुझे पता साथ रजवी साहब ने कहा था कि हम वो फॉर्म 45 देने को तैयार हैं, आपने देख लिया इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी वेबसाइट पर डाले हैं उसके अंदर रिजल्ट और हैं। आप एक जो जब ओवर राइटिंग होती है, आप चेक तस्लीम नहीं करते, आप एक फॉर्म 45 को कैसे तस्लीम कर सकते हैं? तो सर ये ब्लंडर हुआ है। अब इन छोटी पार्टियों को मिलकर, क्योंकि जो स्टेटस को वाली हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं और वो उन्होंने इकट्ठे होकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अब वो पार्टियां, जो पार्टियां छोटी पार्टियां जिनके साथ ब्लंडर हुआ है, जिनके साथ धांधली हुई है, वो इकट्ठी होकर इस टाइम अपने मफाद, अपनी जाती रंजिश को छोड़ दे, मुल्क की मफाद में इकट्ठे हों, या 4 या 5 पार्टियां अब भी तो हो रही है, फतला मार भी तो हो गया ना, उसको कुछ नहीं मिला तो वो भी अब इनके साथ बैठा हुआ है। तो इन पार्टियों को चाहिए कि अगर आपने हमेशा के लिए एस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म करना है तो इन पार्टियों को और एस्टेब्लिशमेंट को मिलकर आउट करना होगा, तब जाकर आवाम के मैंडेट का एहतराम होगा, आवाम के वोट को इज्जत मिलेगी। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह कायद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अपने मेज़बान समाज़ ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।